नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है मेजर राइट का, यानी कि मेजर गौरव आर्या का, और इसका टाइटल है सऊदी अरबिया इंक्रीजेज अरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिटिसाइजिंग इजराइल ऑनलाइन। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने कल ही ये खबर शेयर की थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, शायद कम्युनिटी में भी डाला था मैंने, कि सऊदी अरबिया ने उन लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है जो ऑनलाइन, मतलब सऊदी अरब के भीतर, इजराइल को क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है। और ये पूरे मिडिल ईस्ट में जो संकट है उस पर ऐसी खबर का आना इशारा कर रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाला है, बहुत बड़े बदलाव से। और साथ ही उधर इजराइल ने भी वार्निंग दी है हमास को, बोला है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, इतना अल्टीमेटम दे दिया है, या तो समझौते की सीज फायर की डील पर साइन करो, वापस करो लोगों को हमारे जो पकड़ा हुआ है, सीज फायर करो, वरना राफा में तो हम घुसेंगे। तो ये उधर से अल्टीमेटम दे दिया है इजराइल ने हमास को। तो अब देखते हैं कि मेजर साहब जो हैं वो सऊदी अरबिया वाले इस पे क्या बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब में यह हो रहा है कि सऊदी अरब में धरपकड़ मची हुई है। पुलिस जा रही है, रातों रात लोगों को अरेस्ट कर रही है उनके घरों से, और उनको डाल रही है एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में। यानी कि मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन वो होता है जहां पे हर किस्म की सिक्योरिटी रहती है कि अंदर वाला जो बंदा है ना, जो कैदी, वो भाग ना पाए। ऐसा सऊदी अरब कर क्यों रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सऊदी अरब उन लोगों को आजकल जेल में डाल रहा है जो बहुत हमास हमास कर रहे हैं या फिलिस्तीन फिलिस्तीन कर रहे हैं। सऊदी अरब ने डंडा चला रखा है बहुत बुरा, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पूरे देश को चमका रखा है कि तुम लोग ना काम से काम मतलब रखो अपना, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर क्यों रहा है दोस्तों? ये समझाने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है अपने देश में। दोस्तों, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इसको समझाने के लिए मुझे आपको प्राचीन भारत की ओर ले जाना पड़ेगा। एक कहानी छोटी मोटी आपको सुनानी पड़ेगी कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये मैटर है क्या। मुझे नहीं पता कि आजकल के बच्चों को पता है कि नहीं, हमारे टाइम पे हम लोग कहानियां सुनते थे कि बहुत हजारों साल पहले भारत में विषकन्याएं हुआ करती थी। विषकन्या यानी कि जब कोई लड़की को आप सेलेक्ट करते थे, या कोई राजा महाराजा वाले लोग सेलेक्ट करते थे, और जैसे कोई सुंदर बच्ची हुई या सुंदर लड़की हुई, छोटी बिल्कुल, और उसको कहते थे कि बचपन से हल्का हल्का जहर देते थे। ऐसी मैंने कहानियां सुनी हैं। अब ये क्या सच है क्या नहीं है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो अब ये मत बोलिएगा वहां पे लिख के कि मेजर साहब आप गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, जो मैंने सुनी वो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, ठीक है जी। तो उस बच्चे को हल्का हल्का आपने जहर दिया, तो उससे क्या हुआ कि बच्चा जिंदा रहा, लेकिन उस बच्चे की जो इम्यूनिटी थी जहर के लिए बढ़ गई। अब उस बच्चे को जहर से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके ब्लड में इतना जहर आ गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतना ज्यादा जहर आ गया कि कहते हैं कि विषकन्या अगर किसी को नाखून भी मार देती थी तो वो बंदा मर जाता था। तो इनको फिर जासूसों की तरह या असैसिन्स की तरह, किलर की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता था। ऐसी हमने बचपन में कहानियां सुनी है। अब ये कहानी यहां पे क्यों रेलिवेंट है, मैं आपको। और जिन लोगों ने, जो हमारे टाइम के हैं, जिन लोगों ने चंद्रकांता सीरीज देखी होगी, उनको पता होगा कि विषकन्याएं क्या होती थी, क्योंकि विषकन्याओं का इस्तेमाल चंद्रकांता में भी दिखाया गया है। और वो जो किताब है उनकी, चंद्रकांता, जिससे बनी देवकीनंदन खत्री जी की, उसमें भी विषकन्याओं का जिक्र है, ऐसा बताया गया है। वो किताब मैंने पढ़ी नहीं है, बट जिक्र है, तो वहीं से विषकन्याएं आई हैं। और विषकन्याओं के बारे में और भी कई किताबों में लिखी गई हैं बातें, सिर्फ चंद्रकांता की बात नहीं है। और भी कई किताबों में, कहानियों में, जैसा कि मेजर साहब बता रहे हैं, विषकन्याओं की बात की गई है। इसके अलावा ये जो जहर वाली बात है ना, कि थोड़ा थोड़ा जहर, ये मुझे याद आता है कि शायद सम्राट अशोक के फादर थे बिंदुसार। तो बिंदुसार को भी बचपन से, बचपन से क्या, शायद जब वो गर्भ में पल रहे थे तभी से उनकी माँ को हल्का 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 ना विष दिया गया, ताकि जो बच्चा पैदा हो वो, उस पर किसी विष का असर ना हो जब वो बड़ा हो। तो शायद ऐसी भी चीज मैंने पढ़ी है कहीं पर। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है, वहां पर विषकन्याओं का बड़ा जबरदस्त रोल रहा है, बहुत बड़ा जबरदस्त। वो स्पाई भी होती थी, वो असासिन्स भी होती थी, मतलब जो आप कह सकते हैं एक तरह की कातिल होती थी, कि भाई किसी को मरवाना है तो आप विषकन्याओं को भेज दो। वो पहले अपने रूप जाल में फंसाती थी और फिर अपने जहर से उनका काम खत्म। मैं आपको स्टोरी सुना क्यों रहा हूं?
दोस्तों, कभी आप देखेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज में इजराइल के लिए बड़ी नफरत है। ये कभी गए नहीं इजराइल, ना इसमें से 99% पैलेस्टीन गए हैं कभी, पर एक नफरत है। ये वही विषकन्या वाला मैटर है कि आपने बच्चे को हल्का 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 जहर दे दिया, हल्का जहर दे दिया कि आप यहां पे जहर क्या है, यहां पे जहर है जानकारी, यहां पे जहर है प्रोपेगेंडा। इतना दे दिया जहर, इतना दे दिया कि उसके खून में आग लग गई। अब जब कोई सुनता है इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में तो फिर इमोशन ऐसे हो जाते हैं कि या तो हम मर जाएंगे या हम मार देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये कहानी लास्ट तक जाएगी। तो मुस्लिम दुनिया में इजराइल को लेकर बैलेंस्ड व्यू है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं और वो भी छुप छुपा के बेडरूम ड्राइंग रूम तक बात उनकी महदूद है। पब्लिकली कोई नहीं बोल सकता, कोई बोल ही नहीं सकता कि चलो इजरायलियों की सुन लेते हैं, दोनों पक्षों की एक बार बात तो सुन लेते हैं, कह रहे हैं, एक बार बात सुन लेते हैं ना। ये कहना ही गद्दारी है। तो ये विषकन्या सिंड्रोम है दोस्तों, क्योंकि रगों में इतना जहर डाल दिया है धीरे 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 करके कि अब वो जो बंदा है जब वो काटेगा तो दूसरा बंदा मरेगा, उससे कम कुछ नहीं हो सकता। अब मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा एक्शन क्यों लिया और कई मुसलमान देश ये एक्शन क्यों ले रहे हैं, ये बार बार लोगों को जेल में डालना, और ये इजराइल से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं। अगर आप बात सुनेंगे ज्यादातर मुस्लिम स्ट्रीट की, जब मैं स्ट्रीट की बात, सड़क पे चलते हुए आम लोग जो हैं, आप मुझ जैसे मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग, उनका ये कहना है कि जो अरब हैं वो बिक गए, वो बिक गए हैं। फिर कोई कहता है एक हदीस है कि जिस दिन वो लोग बुत परस्ती करेंगे उस दिन कयामत आएगी। ये बड़ी सारी स्टोरीज हैं दुनिया भर की, ठीक है ना, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये बड़ी अलिफ लैला टाइप की कहानियां जो हैं ये चलती रहती हैं। मुद्दे पे आता हूं दोस्तों कि ये जो पूरा मैटर है कि मुस्लिम दुनिया बोल तो रही है कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, और सऊदी अरेबिया ने बड़े हार्शली क्रिटिसाइज करा इजराइल को, बड़ा टाइट करा उसने इजराइल को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, मतलब सऊदी अरब ने बिल्कुल टाइट कर दिया। लेकिन इजराइल के खिलाफ कोई सिटीजन बोलता है तो उसको जेल में क्यों डाला जा रहा है। अब मैं आपको ये और ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, सऊदी अरब का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत से मुस्लिम देश ये काम कर रहे हैं। ये पहला सवाल है। और दूसरी चीज ये है कि वो बना के क्यों रखना चाहते हैं इजराइल के साथ, मैटर क्या है दोस्तों। समझने वाली बात है। मेरे एक मुस्लिम जान पहचान के हैं, मित्र हैं, तो उनका ये मानना था, उनकी मुझसे बात हुई थी और मैं उनके, मुझसे बहुत छोटे उम्र में, लेकिन मैं उनके ओपिनियन की इज्जत करता हूं बिकॉज ही स्पीक्स सेंस, और शायरी वारी करते हैं, काफी पढ़े लिखे हैं वो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेजर साहब, मुस्लिम स्ट्रीट जो है यानी कि आम मुसलमानों में बड़ा गमो गुस्सा है इस चीज को लेकर और ये गुस्सा फूटेगा। तो शर्त लग गई, शर्त लग गई। और मेरी शर्त ये थी, मैंने बोला भाई साहब कोई गुस्सा गुस्सा नहीं फूटना इनका, होना ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। और आज मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। तो दोस्तों बात यह है कि सऊदी अरब इनको जेल में इसलिए डाल रहा है क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि ये पूरा माहौल बनाया ईरान ने। ये पॉइंट नंबर 1 है, ईरान ने। और ईरान ने मुसलमान देशों के अंदर, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो इराक हो, पूरे मिडिल ईस्ट में जो रायता ईरान ने फैला रखा है वो रायता समेटना नामुमकिन है। ईरान ने हर एक मुस्लिम देश, मिडिल ईस्ट में हर एक मुस्लिम देश के अंदर उसने अपने दहशतगर्द तंजीमें खोल रखी हैं, जैसे हमास, जैसे हिजबुल्लाह, जैसे हूती, जैसे इस्लामिक जिहाद, जैसे फलाना, जैसे ढिमका। ये कहानी कभी ना रुकने वाला एक सिलसिला है। और हर जगह ईरान ने फंडिंग कर रखी है, हर जगह ईरान ने हथियार दे रखे हैं। तेहरान से बंदा फोन करता है, यहां पे ब्लास्ट होता है। सब ईरान से डरते हैं, पता नहीं कौन से आतंकवादियों से अटैक करते हैं, राइट। और खुल के समर्थन है ईरान का, ओपन। तो जो उस देश का जो हेड है, जो मुखिया है, क्या वो ईरान को पसंद करेगा? वो कहता है ठीक है साहब, फिलिस्तीन एक बात है, हम मानते हैं, हम आपके साथ हैं इसमें, लेकिन आपने तो हमारी मिट्टी में आपने दहशतगर्दी घोल दी है। हमारी जो वतन की मिट्टी है उसके अंदर आपने दहशतगर्दी घोल दी है। हम कैसे अपनी पॉपुलेशन को सेफ रखेंगे? क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे, शेख आएगा, शेख से पूछेंगे, शेख साहब ये क्या चल रहा है। अच्छा, एक और चीज, एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। ये जो पूरा नेक्सस है, इसमें हमें मुस्लिम ब्रदरहुड को नहीं भूलना चाहिए। मुस्लिम ब्रदरहुड एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी जड़ है दुनिया भर में टेररिज्म का, बहुत बड़ी जड़ है। और इसको काफ़ी फंडिंग होती है और बहुत पैसे भेजे जाते हैं, और ये सारे इसी तरह के काम में मुलवस रहते हैं, इस देश के खिलाफ, इस देश के खिलाफ। और इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और मुसलमानों को
जिहाद के लिए आगे बढ़ा। और आपको याद होगा कि मुस्लिम ब्रदरहुड सऊदी अरबिया में भी बैन है। कई मुस्लिम देश, आप बाकी देशों को तो छोड़ दीजिए, अमेरिका और बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, कई मुस्लिम देश सऊदी अरबिया जैसे, उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। वो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, ये इस्लाम के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के नाम पर ये आतंकवाद फैलाते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं लोग। तो इन लोगों ने, कई मुस्लिम देश हैं, आप जाकर पढ़ लीजिएगा, इन लोगों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन कर रखा है, उसको टेररिस्ट आउटफिट घोषित कर रखा है। क्यों कर रखा है? देखिए, आग लगेगी तो सिर्फ सामने वाला नहीं जलेगा, आपको भी जलना पड़ेगा। और ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर्स लॉ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदें तो आपके लिए गड्ढा नहीं खुद रहा है, या आप उस गड्ढे में नहीं गिरेंगे, आप भी गिरेंगे, आपके लिए गड्ढा खुदेगा। तो अगर मुस्लिम ब्रदरहुड ये सारे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम ब्रदरहुड वालों के या जहां से ये सारा हो रहा है और जिस कम्युनिटी के लिए लोग कर रहे हैं उस कम्युनिटी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन जिन देशों में ऐसे लोग, मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप के लोग जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, फिर उनको भी प्रॉब्लम होगी। और जब वो प्रॉब्लम बढ़ेगी तो उस देश में प्रॉब्लम बढ़ेगी, उस देश में प्रॉब्लम बढ़ेगी तो सवाल उठेंगे, जो जिसकी बात ये कह रहे हैं मेजर साहब, वो चाहे शेख हो चाहे कोई भी हो, सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो केओस फैलाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, ये केओस तो नहीं फैलेगा ना। और जो समझदार लोग हैं, जो विजन रखते हैं, वो जानते हैं कि ये केओस जो है वो बहुत मतलब तबाही ला सकता है। और उस तबाही में ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान है वो बच जाएंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा। लड़ाई तो फिर लड़ाई, और आज से नहीं आ रही है, जब से इंसान पैदा हुआ तब से लड़ाई चल रही है, और आगे भी हजारों साल तक चलती रहेगी। जैसे इजराइल और हमास की चल रही है, जिसके पास पावर होगी वो ठोकता रहेगा दूसरे वालों को। तो फिलिस्तीन वाले इजराइल वालों को ठोकें, इजराइल वाले उनको ठोक रहे हैं, टिट फॉर टैट चलता रहेगा भाई। आपस में लड़ मरो, आखिर में जीतेगा वो जिसके पास ताकत होगी। हमारे बंदे मर गए और ये सब ईरान करवा रहा है। तो ये पहली बात है कि ये लोग डरते हैं। अरब स्प्रिंग के बारे में आप पढ़िएगा, एक ग्राउंड लेवल का रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, फिर बड़ी मुश्किल से उसको दबाया गया। अरब स्प्रिंग कुछ साल पहले की बात है, हाल फिलहाल की बात है। कोई ये नहीं चाहता कि अरब स्प्रिंग 2.0 हो जाए। नोबडी वांट्स इट। ये कंट्रीज बड़ी स्टेबल हैं। ये जो 2-4-5 बड़ी बड़ी जो रिच इकोनॉमीज है ना, हो सकता है इसमें डेमोक्रेसी ना हो दोस्तों, बट दीज आर हाईली स्टेबल कंट्रीज। अगर आप कभी दुबई जाएंगे, आपको दुबई में इलेक्शन नहीं होते, लेकिन अगर कोई दुबई में रहेगा उसको मजा आ जाएगा, कहेगा यार ये है जिंदगी, यार हर चीज काम करती है, हर चीज सही समय पर है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है दुबई में, क्या प्रॉब्लम है यार। लोग नहीं चाहते चुनाव यार, होता है लोगों का, कह रहे नहीं हमें नहीं करना चुनाव यार, हमें कोई इलेक्शन में कोई वो नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सब कुछ मिल रही है, वाई शुड। ये एक जो स्टेबिलिटी है ना, ईरान इस स्टेबिलिटी को खतरे में डालता है। आपको ये समझना पड़ेगा, ईरान है इस स्टेबिलिटी को खतरे में डालता है, और क्योंकि ईरान स्टेबिलिटी को खतरे में डालता है, इसलिए मुसलमान मुल्क उसको प्रेफर नहीं करते ईरान को, और ईरान के खिलाफ खड़े हैं। और जो भी बात कर रहा है ज्यादा ये इजराइल के खिलाफ या हिजबुल्लाह, हमास, राइट, इसके खिलाफ वो है। क्यों? क्योंकि वैसे ही ग्रुप उनके देशों में ईरान ने डाल रखे हैं। सऊदी अरब के अंदर भी एक्टिव है, बाय द वे, सऊदी के अंदर भी एक्टिव है, मैं आपको बता दूं एक बात। इसलिए सऊदी पसंद नहीं करता, और क्या कारण है। अगर सऊदी के अंदर ईरान का इंटरफेरेंस नहीं होता और ईरान के दहशतगर्द सऊदी अरेबिया के अंदर एक्टिव नहीं होते, तो सऊदी को क्या प्रॉब्लम थी? उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ईरान ने डाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये देश जो है ये क्यों इजराइल को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट। देखिए आजकल की दुनिया ना, कोई भी चीज है, मैं आपको बताता हूं, ये जैसे कि आप ये लगा लीजिए, चश्मा है, ठीक है ना, मेरा चश्मा है, ये देख लीजिए, ये जो चश्मा है, इसका ये जो लेंस है ये कहीं बना है, इसका फ्रेम कहीं बना है, इसमें स्क्रू है ये कहीं बना हुआ है, इसके जो ऊपर वो जो पाउच है वेलवेट का वो कहीं बना हुआ है, इसका हार्ड केस वो किसी 5वीं 6ठी पार्टी ने बनाया है, इसको एक जगह से दूसरी जगह कोई और पार्टी ले गई है। आपको अगर इसको खरीदना है तो दुकान किसी 8वें आदमी की है। अगर आपको
बैंक में स्वाइप करना है तो वो बैंक किसी का है, क्रेडिट कार्ड वीजा का है या मास्टर कार्ड का है या अमेरिकन एक्सप्रेस का है, तो एक चश्मे के चक्कर में भाई साहब 15, 20, 25 कंपनीज इन्वॉल्व रहती हैं। एक सिंपल सा चश्मा है जिसका काम है कि भैया जब गौरव आर्या देखे चश्मा पहन के तो ये कागज जो है ना, ये जो कागज है, कागज को पढ़ ले आराम से, बस इसमें 25 लोग पीछे लगे हुए। तो दुनिया जो है दोस्तों कनेक्टेड है। अब छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, आपको पता है जॉर्डन इजराइल का पड़ोसी है। जॉर्डन की पूरी बिजली इजराइल से आती है। और बोलो, जॉर्डन का पानी काफी हद तक इजराइल से आता है। अगर इजराइल बंद कर दे, जॉर्डन की बिजली चली जाए। और इंटरकनेक्टिविटी है ना, इंटरडिपेंडेंस है। इजराइल की काफी चीजें बाहर से आती हैं। इजराइल का तेल, इजराइल का गैस। इजराइल के पास तेल थोड़ा ना, इजराइल के पास गैस नहीं है, लेकिन इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। तो आप इजराइल जैसी पावरफुल कंट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सारी मुस्लिम कंट्रीज, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जितने भी अरब मुसलमान देश हैं, ये सब इजराइल को कंडेम कर चुके हैं। सब ने बोला है कि यार देखो सुनो, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है और तुम्हें इमीडिएट सीज फायर करना चाहिए, राइट? लेकिन रियल पॉलिटिक्स क्या कहती है? आज की तारीख में जो अरब मुसलमान देश हैं, उनके लिए असली खतरा इजराइल नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान। और ये बात मैं पिछले काफी लंबे टाइम से कर रहा हूं कि देखिए, अगला जो युद्ध का मैदान है वो ईरान है। इस बात को समझिए। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, ये सब हो गया ना। अगला जो मैदान है युद्ध का वो ईरान है। और आप पिछले 3 साल से मूवमेंट्स देखिए, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं बाकी लोगों के द्वारा, ईरान को किस तरह से घेरा जा रहा है। और अब देखिए सिचुएशन कहां पहुंच चुकी है। और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में आप देख लेंगे कि ईरान पर अटैक हो जाएगा, या हो सकता है 6 महीने के बाद हो जाए, साल भर के बाद हो जाए, लेकिन ईरान पर अटैक होगा, ईरान से लड़ाई होगी। ये बात मैं पिछले 2-2.5 साल से बोल रहा हूं और ये अभी भी बोल रहा हूं। असली टारगेट ना इजराइल है, ना फिलिस्तीन है, ना हमास है। असली टारगेट जो है वो ईरान है और ये सारा खेल ईरान के लिए हो रहा है। अच्छा, ईरान भी ये बात समझता है। अब प्रेशर बढ़ रहा था तो उसने इजराइल पर एक अटैक कर दिया। उसको भी पता था कि भाई ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा इजराइल का, उसका एयर डिफेंस अच्छा है। बदले में इजराइल ने भी एक छोटा सा कर दिया, तो इससे इसकी भी नाक बच गई, इसकी भी नाक बच गई। थोड़ा सा टेंशन रिलीज हुआ, ईरान के लोगों को भी लगा कि नहीं यार चलो हमने अच्छा किया। बाकी जो मुसलमान देश हैं जो वो, उनको भी लगा कि चलो यार ईरान ने कर दिया, बहुत बढ़िया था। लेकिन ये गेम सारा पॉलिटिकल है और ये बहुत कैलकुलेटेड है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं ईरान और इसके खिलाफ चल रहे, बुने जा रहे चक्रव्यूह से परे हटकर बात करूं, तो यकीन मानिए कि जो कंडेम करने वाली चीज है वो मैं भी कंडेम करता हूं कि जो फिलिस्तीन में जो बेचारे मजलूम मारे जा रहे हैं वो सही नहीं। उसको कंडेम किया जाना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पर किया जाना। और भारत का स्टैंड रहा है, और भारत का स्टैंड है 2 स्टेट सॉल्यूशन। और भारत के साथ और भी कई दुनिया के देश हैं जो ये कहते हैं कि यस, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, फिलिस्तीनियों के लिए एक आजाद मुल्क, इंडिपेंडेंट मुल्क होना चाहिए। इसका ऑफर इजराइल कई बार दे चुका है, एक आध बार नहीं, कई बार दे चुका है। पिछले 15-20 सालों में कई बार, कई ऐसे मौके आए जब इजराइल ने कहा कि ठीक है हम 2 स्टेट सॉल्यूशन पर काम करते हैं और हम रेडी। और ये मैं नहीं कहता, CNN के बहुत बड़े पत्रकार हैं, मुसलमान हैं, फरीद जकारिया, वो कहते हैं, सुनिए। Which is what they want is a state. And the Israelis, to be fair, have tried to go down that path as well. The deal they were offered in 47-48, the partition was half of that British Mandate land. They said no. Ehud Barak, you remember 2000, came tantalizingly close to a Palestinian state. They had agreed on all the parameters, both sides. And then Yasser Arafat pulls out at the last minute. Ehud Olmert, another Israeli prime minister, offered a version of that deal again to Abbas, the current Palestinian Authority leader. He turned it down. So I have a lot of sympathy for the Palestinians. I do not have a lot of sympathy for the Palestinian leadership. And the leadership doesn't want to own up to its people that, you know, the dream of a loaf is gone. We have a half loaf, and if we keep pissing around, it's going to be 40% of the loaf, and then it'll be 30% of the loaf.
and they just, Palestinian leadership has a lot to answer for, in my view. तो इसमें सारी जो गलती है वो फिलिस्तीनी लीडरशिप की है। अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन मिल गया और जो अभी माहौल है उससे इतर माहौल हो गया, थोड़ा शांत हो गया, तो सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। ये जो पूरी दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करने के लिए कॉज है फिलिस्तीन, वो कॉज खत्म। तो ये लोग क्या करेंगे अब? इनकी पॉलिटिकल रोटियां कैसे सेकी जाएंगी? फंडिंग कैसे होगी फिलिस्तीन के नाम पर? अरबों डॉलर्स कैसे इकट्ठा किए जाएंगे फिलिस्तीन के नाम पर अपनी अय्याशियों के लिए? फिलिस्तीनी वहां भूख से मर रहे हैं और जो हमास का लीडर है वो दोहा में बैठ के, कतर में बैठ के 5 करोड़ की गाड़ी पर घूमता है, आलिशान जगह पर रहता है, और उसके 2-3 बेटे मार दिए इजराइल ने। बोले ले, अब तो इनमें तो कई शादियों की परंपराएं हैं ना, एक बीवी से 4-4 बच्चे, तो 16 बच्चे, 18 बच्चे, कौन ठीक है यार, उसमें से 2-4 निपट भी गए तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? सोच भी तो यही है, क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदल रहा है, और वर्ल्ड ऑर्डर का बदलना, और उसमें इजराइल की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। देखिए, जिसको जो कहना है कर ले, जिसको जो बोलना है कर ले, है तो वो यहूदियों की जमीन, है तो वो यहूदियों की जमीन ना, वो तो ना छोड़ने वाले। और जिनको लगता है कि दाएं बाएं देखे कि नहीं ऐसा होगा तो वैसा होगा तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होता ऐसे, कुछ भी नहीं होता ऐसे। पढ़ा लिखा आदमी जो है, जो उस लेवल पर सोचता है, वो जानता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और ये अरब के मुसलमान भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। बाकी जिनको, जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं, जो इधर बांग्लादेश में बैठे लोग हैं, इन लोगों को लगता नहीं, ये लोग टूल है बेसिकली, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये सब टूल हैं। इनकी इतनी समझ नहीं है कि वो उस पॉलिटिक्स को समझ सकें, वरना अगर इतना होता तो यार सीरिया में लाखों मुसलमान मारे गए, लाखों, सऊदी अरब ने मरवाए। उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? उसके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता? फिलिस्तीन के लिए ही क्यों होता है? बात तो लोगों के मारे जाने की है, जगह हड़पने की है ना। जगह उधर भी हड़पी गई, वहां भी बाहर की फोर्सेज आके मौजूद, उन्होंने हड़प लिया है। सीरिया में, लीबिया में क्या हुआ, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि बाकी लोग पॉलिटिक्स समझते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है। और अगर मैं तो कहता हूं यार, अगर बांग्लादेश में और पाकिस्तान में इतना दम है तो भाई इजराइल से खुलेआम लड़ाई का ऐलान कर दो ना यार। अगर आप इतने ही मुसलमानों के खैर ख्वाह हो, फिलिस्तीनियों के इतने खैर ख्वाह हो, खुलेआम लड़ाई का ऐलान करो कि हम अपनी फौज भेज रहे हैं, हम लड़ेंगे इजराइल से जाके। जाइए लड़िए, किसने रोका है आपको? किसने रोका है? तब यहां पर इस्लाम खतरे में नहीं है। जबान से आवाज भी नहीं निकलती सर आप लोगों के लिए, बस 1-2 लाइन बोल के ना चुप हो जाते हैं, और आवाम जो है ना उसको उल्लू बनाया जाता है, आम आवाम को उसको उत्तेजित किया जाता है, तुम बोलते रहो, तुम लड़ जाओ, मर जाओ, कट जाओ। अरे भाई, जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज की है, जिम्मेदारी पाकिस्तानी सरकार की है, जिम्मेदारी बांग्लादेशी फौज की है, बांग्लादेशी सरकार की है। एक्शन आपको लेना पड़ेगा, और आवाम का काम है कि वो एक्शन लेने के लिए आप उन पर प्रेशर बनाएं, सड़कों पर निकलें। घर में मत बैठिए सर, सड़कों पर निकलिए। पाकिस्तानियों से भी कह रहा हूं, बांग्लादेशियों से भी कह रहा हूं, आवाम सड़कों पर निकले लाखों की संख्या में, अपनी फौज को, अपनी सरकार को मजबूर करे कि तुम लड़ाई लड़ो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, फिलिस्तीनी भाइयों के लिए। करके तो दिखाओ। आओगे चुपचाप बोल दोगे और बोल के चल दोगे, पोस्ट एक डाल दोगे, बोल के चल दोगे, ओ ऐसा नहीं होता। यह आपका दोगलापन है। बाकी कमेंट करके आप बताएं क्या कहते हैं आप कि सऊदी अरबिया ने जो ये काम करना शुरू किया है, और भी कई देश कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा होगा। आप मक्का में, मदीना में आप जरा फिलिस्तीन का झंडा फहरा के दिखा दीजिए, आपको फौरन उठा लिया जाएगा। आप क्या कहते हैं? जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।